Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am your physics teacher Dr. Faiz Alam, recently working as an associate professor of physics at Government Postgraduate College, number 1 Abbottabad, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. डियर स्टूडेंट, हम लोग न्यूक्लियर फिज़िक्स में यूनिट नंबर 5 जो कि न्यूक्लियर मॉडल के साथ एसोसिएटेड है उसको स्टडी कर रहे हैं। तो न्यूक्लियर मॉडल में से फर्स्ट मॉडल जो कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस था वो स्टडी किया जा रहा है। उसके 2 लेक्चर हम लोग डेवलप कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्वांटम पार्टिकल न्यूक्लियस और लिक्विड ड्रॉप के दरमियान सर्टन सिमिलैरिटीज़ जो है उनको एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद लिक्विड ड्रॉप मॉडल की जो कॉन्सिक्वेंसेस है सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला, यानी द फर्स्ट सक्सेसफुल consequences of liquid drop model is to develop a semi empirical mass formula. Semi empirical mass formula को 1939 में बेहदे और विज़सैकर ने डेवलप किया था। किस मकसद के लिए? दो मेन पर्पस थे इसके। एक्यूरेट वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर मासेस को मेजर करने के लिए और एक्यूरेट वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। इन 2 टर्म्स को डिटरमिन करने के लिए लिक्विड ड्रॉप मॉडल का सहारा लेते हुए उसको यूटिलाइज करते हुए बेथे और विज़सैकर ने सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला डेवलप किया। व्हाई इट इज़ कॉल्ड सेमी एम्पेरिकल? वो इसलिए कि इट इज़ पार्शली बेस्ड ऑन थ्योरी and partially based on empirical data. That is why it is called semi empirical mass formula. तो इस फार्मूला में उन्होंने 5 टर्म्स जो है वो डिफाइन की। कौन कौन सी? 3 ऑलरेडी हम पार्ट 1 ऑफ द सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला का जो लेक्चर था प्रीवियस लेक्चर उसमें हम लोग स्टडी कर चुके हैं। वॉल्यूम एनर्जी जिसका रिलेशन आता है EV इज इक्वल टू AV कैपिटल A, वेयर AV इज कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमने कल भी लिखी थी, आज आगे दोबारा हम डिफाइन कर लेंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड टर्म आती थी सरफेस बाइंडिंग एनर्जी, ES इज इक्वल टू माइनस AS कैपिटल A पावर 2/3, इक्वेशन 2। इसमें माइनस साइन ये था कि सरफेस कंट्रीब्यूशन की वजह से बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज होती है। जो न्यूक्लियन सरफेस पे रेजाइड करते हैं वो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को वीक कर देते हैं। थर्ड, कूलम एनर्जी। तो कूलम एनर्जी का रिलेशन हमने कल प्रूव किया, EC इज इक्वल टू माइनस AC Z इंटू Z माइनस 1 डिवाइडेड बाई A पावर 1/3, इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पर भी नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि कूलम एनर्जी जो कि प्रोटॉन्स के दरमियान म्यूचुअल रिपल्शन फोर्स की वजह से अराइज होती है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज होती है, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी वीक पड़ जाती है। तो अब जो रिमेनिंग 2 टर्म है, पहली टर्म आती है एसिमेट्री एनर्जी, या ऐसे कहते हैं एसिमेट्रिक इफेक्ट। एक होता है सिमेट्रिक इफेक्ट। सिमेट्रिक इफेक्ट ये है कि जब न्यूक्लियस में न्यूक्लियंस की तादाद सिमेट्रिकली सेम हो, यानी आपके पास लेट्स सपोज C612 कार्बन का न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है? इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 हैं। और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है? 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, 12 माइनस 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसे कहते हैं सिमेट्रिक बिहेवियर। जब एसिमेट्रिक आएगा, इसी तरह एक एग्जांपल और देख लें, N714 C612 में इवन न्यूक्लियाई है, N714 में आड है लेकिन तादाद तो सेम है। यहाँ प्रोटॉन 7 है और न्यूट्रॉन भी क्या है? 7 है। फिर आगे चले O816 ऑक्सीजन का न्यूक्लियस, प्रोटॉन 8, न्यूट्रॉन भी क्या है? 8। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि जहाँ न्यूक्लियन की तादाद आपस में सेम होगी इसे कहेंगे सिमेट्रिक बिहेवियर। एसिमेट्रिक बिहेवियर कब अराइज करेगा? जब किसी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन डेंसिटी वो प्रोटॉन डेंसिटी को एक्सीड कर जाएगी, यानी न्यूट्रॉन की तादाद प्रोटॉन की तादाद से ज़्यादा हो जाएगी। मैंने एक एग्जांपल लिखी है, सोडियम 1123, सोडियम का जो एटम है 1123, Z इक्वल टू P, Z चार्ज नंबर है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितनी है इसके पास? 11। और न्यूट्रॉन कितने हैं? मास नंबर में से चार्ज नंबर माइनस करें, 23 माइनस 11 12। आप देखिए प्रोटॉन 11 और न्यूट्रॉन क्या हो गया? 12। तो एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हुआ? कितने न्यूट्रॉन तादाद में
ज़्यादती में ज़्यादा हैं, एक्सेस हैं, तो ये टर्म बनती है n माइनस जेड। एन क्या हो गया 12, z क्या हो गया 11, तो 12 माइनस 11 कितने बन गए 1। इट मीन सोडियम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन डेंसिटी प्रोटॉन डेंसिटी से कितनी ग्रेटर है, 1 टाइम ग्रेटर है। तो जब ऐसे न्यूक्लियस जिनमें न्यूट्रॉन की तादाद प्रोटॉन की निस्बत 2, 3, 4, 5 टाइम ज़्यादा हो जाएगी, तो जहाँ याद रख लो न्यूट्रॉन डेंसिटी एक्सीड कर जाती है, वहाँ बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज़ हो जाएगी, वहाँ रिजल्टेंट बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। एक एग्जांपल मैंने वो ली है गोल्ड का न्यूक्लियस 79, 197। अब जो नीचे नंबर है 79, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन क्योंकि चार्ज नंबर है इसको रिप्रेजेंट करता है, तो P इक्वल टू Z 79। न्यूट्रॉन फाइंड करें, मास में से चार्ज नंबर माइनस कर दें, 197 माइनस 79, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ गए 118। अब न्यूट्रॉन कितने ज़्यादा हैं, n माइनस जेड। ये फैक्टर याद रख लें, इस फैक्टर को न्यूक्लियर फिजिक्स में या सेमी इंपेरिकल मास फार्मूले में क्या पढ़ेंगे, एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट कैसे किए जाते हैं, न्यूट्रॉन की तादाद में से प्रोटॉन की तादाद को माइनस कर दो, तो प्रोटॉन की तादाद चार्ज नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो n माइनस जेड, n है 118, z है 79, तो एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ गए 39। तो ज़रा गौर करें, 39 न्यूट्रॉन जो हैं वो प्रोटॉनों की निस्बत ज़्यादा हैं। आप थोड़े और हैवी एलिमेंट पे चले जाएं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट पे चले जाएं, रेडियम 88 226, यूरानियम 92 238, यूरानियम 92 235, तो न्यूट्रॉन डेंसिटी कितनी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह पहली टर्म्स आ गई एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन n माइनस जेड। अब ये एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने वॉल्यूम में अवेलेबल हैं, तो इसके लिए एक टर्म बनती है कि फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम कितना है जिस वॉल्यूम में ये एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मौजूद हैं। क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर ही है, तो न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल होता है मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस के। तो टोटल न्यूक्लियन यहाँ पर कितने थे 197। ये जो मास नंबर है गोल्ड का, तो इस मास नंबर के करस्पॉन्डिंग गोल्ड के न्यूक्लियस में कोई वॉल्यूम होगा ना, तो एक टर्म दूसरी बनती है एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आउट ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। क्योंकि वॉल्यूम मास के प्रोपोर्शनल है, तो टर्म बन जाएगी n माइनस जेड डिवाइडेड बाई a। तो इसे क्या पढ़ेंगे, एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, या आउट ऑफ होल वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, या एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आउट ऑफ टोटल मास नंबर, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन, कि टोटल न्यूक्लियन है 197, तो आउट ऑफ 197 न्यूट्रॉन कितने ज़्यादा हो गए 39। सोडियम में टोटल न्यूक्लियन कितने हैं 23, तो आउट ऑफ 23 न्यूट्रॉन कितने ज़्यादा हो गए, न्यूट्रॉन कितने ज़्यादा हो गए 12 माइनस 11 1। पॉइंट ज़हन में आ गया। तो एसिमेट्रिक इफेक्ट जो है, इसकी वजह से जो एसिमेट्रिक एनर्जी होगी EA, ये इन दोनों टर्म्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। पहली टर्म आ रही है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और दूसरी टर्म है एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आउट ऑफ टोटल न्यूक्लियन n माइनस जेड डिवाइडेड बाय कैपिटल A। तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करें तो आपको मिलता है AA, एसिमेट्रिक कोफिशिएंट। जिस तरह पीछे मैंने कहा था ना कि वॉल्यूम एनर्जी की टर्म के साथ जो कोफिशिएंट है AV, सरफेस के साथ AS, कूलम के साथ AC, तो एसिमेट्रिक एनर्जी के साथ AA, तो n माइनस जेड ये दो टर्म है होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय A। तो n किसे कहते हैं, n की वैल्यू है A माइनस जेड, मास नंबर में से चार्ज नंबर माइनस कर दो, तो n की जगह A माइनस जेड, तो एक z ऑलरेडी आगे मौजूद है, तो A माइनस 2z का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल A। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 4। तो ये एसिमेट्रिक टर्म आ गई है हमारे पास। क्लियर होगी बात ये। इसमें इस कांस्टेंट की वैल्यू 94.77 MeV है, तो ये नेगेटिव साइन दोबारा बता रहा है कि ये न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी को डिक्रीज़ करता है। अब ये आम बात नहीं है, ये अल्लाह ताला ने जब एलिमेंट बनाया, ये यूनिवर्स बनी, जितने एलिमेंट इस यूनिवर्स में आए, उन एलिमेंट्स के जो एटम्स थे, उन एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन जब ग्रेटर होते हैं
तो ये ऑटोमेटिकली नेचुरली रखा गया है। अब इसकी मैं एक बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशन बताता हूँ कि एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जिस प्लैनेट पे ज़्यादा होंगे, सुपरनोवा का नाम सुना होगा। सुपरनोवा जहाँ होता है जब बिगेस्ट प्लैनेट, ऐसा बिगेस्ट प्लैनेट जिसका मास बिलियंथ टाइम सन के मास से भी ग्रेटर हो और उसका फ्यूल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि दो किस्म की फोर्सेस होती हैं। जब फ्यूल यानी हाइड्रोजन, जब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा होता है कोर ऑफ द प्लैनेट में, तो रेडिएशन इंटेंसिटी आउटवर्ड बाहर की तरफ, रेडिएशन प्रेशर जो है वो बाहर की तरफ रिलीज़ होता है और उसके मास की वजह से ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स उस प्लैनेट को इनवर्ड पुल करती हैं। ये दोनों जब तक बैलेंस है तो प्लैनेट स्टेबल होगा, लेकिन जब फ्यूल ख़त्म हो जाएगा, और ये हमारे सन के साथ भी होगा, यानी वो रेडिएशन इमिट करना ख़त्म कर देगा, तो ओनली फोर्स कौन सी रह जाएगी? ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स, वो उसको इनवर्ड पुल करती है, तो ये श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है। और जब ये श्रिंक होता है इनवर्ड, इतनी ट्रेमेंडस सरफेस पे प्रेशर पड़ता है कि ये एक्सप्लोड हो जाता है। यानी एक्सप्लोड हो जाने की वजह से ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्स रेज, गैमा रेज और हीट रेडिएशन फिर इमिट करता है, और इस तरह ये स्टार्स का जो डेथ टाइम है वो सामने आ जाता है। इसको कहा जाता है सुपरनोवा। तो सुपरनोवा उन प्लैनेट्स में होता है जहाँ एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से उस प्लैनेट के अंदर जो न्यूक्लियाई हैं उनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज़ होती है, और जब वो अनस्टेबल होता है, ये नेचर की टेंडेंसी है कि एवरीथिंग वांट्स टू लिव इन द स्टेबल स्टेट, अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाना चाहती है, तो इस तरफ सुपरनोवा रोनमा हो जाता है। तो ये टर्म देख लें, ये मामूली टर्म नहीं है, ये बहुत वाइटल रोल प्ले करती है। इसी तरह हमारा सन भी किसी वक्त सुपरनोवा होकर ये ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ये टर्म तो आ गई। अब लास्ट टर्म है पेयरिंग एनर्जी टर्म। पेयरिंग टर्म, जिस तरह मैंने पहले लेक्चर में कहा था कि न्यूक्लियस के अंदर हम न्यूक्लियॉन्स जो हैं इनको पार्टिकुलर शेल्स के अंदर अरेंज करेंगे, और उनके ऊपर क्वांटम नंबर के वही बेसिक प्रिंसिपल, रूल्स, रेगुलेशन अप्लाई होंगे जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होते हैं। जिस तरह इलेक्ट्रॉन पेयरिंग टर्म में हो, यानी जहाँ पर पेयर फॉर्म में हो, तो वो एटम स्टेबल होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद अगर पेयरिंग फॉर्म में है तो वो न्यूक्लियस क्या होगा? मोस्ट स्टेबल होगा, और उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? ग्रेटर होगी। तो हमारे पास 4 किस्म के कम्बिनेशन है। इवन न्यूक्लियाई, जिस तरह मैंने C612 की एग्जांपल दी, प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 6। अब ये जो 6 प्रोटॉन है ये 2-2 का पेयर बनाए होंगे, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस के अंदर भी शेल है, शेल के अंदर सब शेल है, और सब शेल के अंदर ऑर्बिटल है, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने न्यूक्लियॉन्स आएंगे? 2। तो 6 प्रोटॉन है, तो उनको कैसे अरेंज करोगे? 3 ऑर्बिटल, और तीनों ऑर्बिटल में पेयर फॉर्म में, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड ऑफ प्रिंसिपल, ये रूल्स हैं। तो जो इवन न्यूक्लियाई होंगे, ये देखा गया है कि यूनिवर्स में सबसे स्टेबल हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इवन न्यूक्लियाई इज ग्रेटर देन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ आइदर इवन ऑड और ऑड इवन न्यूक्लियाई। ये 2 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ना, या प्रोटॉन इवन हो न्यूट्रॉन ऑड हो, या प्रोटॉन ऑड हो और न्यूट्रॉन इवन हो। आपके पास हज़ारों एग्जांपल है। ये सोडियम 1123 में देख लें, प्रोटॉन क्या है? 11 ऑड है, और न्यूट्रॉन क्या है? इवन है। इसी तरह आप लोग क्लोरीन का, क्लोरीन 1735, 17 8 नंबर आ गया प्रोटॉन, और 35 में से 17 माइनस कर दें, न्यूट्रॉन 18 इवन नंबर आ जाएगा। तो ये बेशुमार किस्म के कम्बिनेशन है, तो ये ग्रेटर होगी इससे। और तीसरा सबसे अनस्टेबल कम्बिनेशन आता है ऑड ऑड। ऑड ऑड में क्या रह जाएगा? अनपेयरिंग टर्म। नाइट्रोजन 714, 7 प्रोटॉन है, 7 प्रोटॉन में से जो 6 प्रोटॉन है वो 3 ऑर्बिटल्स में पेयर बना लेंगे, तो 7वां क्या रह जाएगा? अनपेयर्ड। तो ये जो अनपेयर्ड रहता है ना, इस वजह से न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। तो इवन की बाइंडिंग एनर्जी ग्रेटर है इवन ऑड और ऑड इवन से, और इनकी ग्रेटर है किससे? ऑड न्यूक्लियाई से। तो ये पॉसिबल 4 कॉम्बिनेशन हमारे पास आ गए। अब इसमें पेयरिंग टर्म में याद रख लो, एक डायरेक्ट इक्वेशन आ रही है कि जिसके साथ पेयरिंग एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। पेयरिंग एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/,
a⁴। अब ये डेरिवेशन से आता है, इसकी डेरिवेशन के लिए सेपरेट लेक्चर्स हमें चाहिए। तमाम लिटरेचर में या न्यूक्लियर फिजिक्स लिटरेचर में इसको डायरेक्ट डाला गया है। सेपरेट लेक्चर पार्टिकल फिजिक्स से ये बहुत लेंथी डेरिवेशन आती है, तो आप इसको यहाँ पर याद रख लें। जिस तरह ये बाकी टर्म देखें a⁴a, ये किसी तरीके से आई है। ये भी पेयरिंग, हमें इसके ऊपर क्वांटम नंबर प्रिंसिपल सारे अप्लाई करना पड़ते हैं, वो अप्लाई करके हम यहाँ पर पहुँचते हैं। तो एनीहाउ ये टर्म पेयरिंग एनर्जी के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करें तो सिग्मा पी, ये बेस में पी लिख दें, पेयरिंग कोफिशिएंट a⁴/4। अब इसके साथ मैंने साइन लिखा है प्लस माइनस। पहले मैंने माइनस साइन की फिजिक्स ये बताई कि जब बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज होती है माइनस की वजह से, प्लस की वजह से बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होती है। यहाँ प्लस माइनस क्यों आ गया? प्लस माइनस इसलिए आया कि जिस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद इवन होगी तो फिर तो बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज नहीं होगी ना, फिर आप प्लस साइन लोगे। और जिस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद आड होगी, नॉन पेयरिंग टर्म आएगी, वो माइनस साइन लोगे। और जिस न्यूक्लियस में इवन आड या आड इवन होगी तो ये पेयरिंग कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। तो ये नीचे देखें, 4 पॉसिबल सिचुएशंस हैं। Z इवन से क्या मुराद है? प्रोटॉन इवन, Z इवन, N इवन। तो सिग्मा जो है ना पेयरिंग कोफिशिएंट, इसकी वैल्यू भी है +33.6 MeV। तो ये रिलेशन क्या बनेगा? सिग्मा डिवाइडेड बाय a⁴/4। दूसरा कॉम्बिनेशन Z आड N इवन। Z आड से क्या मुराद है? प्रोटॉन आड, और न्यूट्रॉन क्या है? इवन, सिग्मा 0, पेयरिंग टर्म 0 होगी, ख़त्म। ये वाला दरमियान वाला कॉम्बिनेशन जो है ना ये उड़ जाएगा। तीसरी टर्म Z इवन, प्रोटॉन इवन, न्यूट्रॉन आड, तो फिर सिग्मा 0 हो गया। तो ये टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, आप पहली 4 टर्म तक इत्तेफाक करोगे। लास्ट कॉम्बिनेशन Z आड, प्रोटॉन आड है, और N आड, न्यूट्रॉन भी आड है, तो फिर ये सिग्मा P जो है क्या होगा? -33.6 MeV। और ये फार्मूला क्या बनेगा? -σ/a⁴/4। तो अब आपको इल्म हो गया कि ये प्लस माइनस साइन हमने क्यों इंट्रोड्यूस किया था। मैं कुछ एग्जांपल करूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब इस तरह ये इक्वेशन 5 होगी। तो अब हमारे पास पांचों टर्म्स का एक पर्टिकुलर फार्मूला बन चुका है। वॉल्यूमेट्रिक एनर्जी, सरफेस एनर्जी, कूलम एनर्जी, एसिमेट्रिक एनर्जी एंड पेयरिंग एनर्जी। इन पांचों एनर्जी को आपस में ऐड करो तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। इससे पहले देखें आप लोगों ने एक थ्योरेटिकल अप्रोच अप्लाई की थी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, ग्राफिकली भी हमने किया था यूनिट 1 चैप्टर नंबर 1 में, एक वो अप्रोच थी। लेकिन एक्चुअली न्यूक्लियस की जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी होती है, उस टोटल बाइंडिंग एनर्जी में ये तमाम टर्म्स क्या करती हैं? अपना अपना हिस्सा डालती हैं, कंट्रीब्यूशन होता है। तो नाउ द टोटल बाइंडिंग एनर्जी सम ऑफ ऑल दीज टर्म, यानी इन तमाम एनर्जी टर्म का सम EV प्लस ES प्लस EC EA प्लस माइनस EP। तो वॉल्यूमेट्रिक एनर्जी, सरफेस एनर्जी, कूलम एनर्जी, एसिमेट्रिक एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी, इसको इक्वेशन A कह दें। और ये जो वैल्यूज़ हैं 1, 2, 3, 4 और 5, यूजिंग इक्वेशन 1, 2, 3, 4 एंड 5 इन A, तो इनकी वैल्यूज़ डालें तो आपके पास टोटल बाइंडिंग एनर्जी आएगी। तो EV की वैल्यू देखें इक्वेशन 1 में AV × A, तो इसकी जगह आ जाएगा AV कैपिटल A। ES की जगह इक्वेशन 2 -AS कैपिटल A⁴/3। फिर EC की जगह इक्वेशन 3 -ACZ Z-1 डिवाइडेड बाई A⁴1/3। और इक्वेशन 4 ये वाली -AA A-2Z डिवाइडेड बाई A, ये एसिमेट्रिक एनर्जी। और पेयरिंग एनर्जी ये वाली ± सिग्मा डिवाइडेड बाई A⁴/4। दिस इज इक्वेशन B। ये टोटल बाइंडिंग एनर्जी आ गई। अब टोटल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स क्या है, ये टर्म ही हम लोग पढ़ते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी को मास नंबर पे डिवाइड कर लें तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आ जाएगी। यानी ये जो इक्वेशन बनी है, इस पूरी इक्वेशन को A पे डिवाइड करें तो देखें पहली टर्म AV कैपिटल A, जब इसको A पे डिवाइड करेंगे तो A से कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा? AV। दूसरी टर्म में नीचे A आएगा तो नीचे A की पावर 1 है, ऊपर जाके -1 होगी तो 2/3 -1, तो आपके पास क्या बनेगी? A⁻−1/3। इसी तरह थर्ड टर्म में नीचे A आएगा तो एक टर्म है 1/3 + 1,
तो ये क्या हो जाएगी 4/3, तो ऊपर जाके -4/3। इसी तरह इस फोर्थ टर्म में एक ए और आएगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, एक ए मौजूद है तो ए स्क्वायर हो गया, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा A-2। और ये जो लास्ट टर्म है इसमें जब नीचे ए आएगा तो A⁻1 और 3/4, तो 3/4 + 1 7/4, तो ऊपर जाके ये क्या हो जाएगी -7/4। तो दिस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो अब इन कांस्टेंट की वैल्यूज़ ये पहले भी मैंने लिखी है, AV 15.73 MeV, AS 17.80 MeV, AC 0.7103 MeV और AA 94.7 और सिग्मा P, इसको AP भी कह सकते हैं, सिग्मा P 33.6 MeV। ये तो होगी बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला क्या है? प्रीवियस लेक्चर में मैंने कहा था कि जो बाइंडिंग एनर्जी होती है ये बेसिकली क्या है, मास डेफिशिएंट, डेल एम सी स्क्वायर। सी स्क्वायर को हम 1 ट्रीट करते हैं तो डेल एम मास डेफिशिएंट क्या होता है, ZMP + NMN माइनस ऑब्जर्व्ड मास। सी स्क्वायर 1 हो गया, तो बेसिकली ये टर्म क्या आ रही है, ये आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन डेल एम सी स्क्वायर है। अगर सी स्क्वायर 1 लेते हैं तो E = डेल एम, तो ये डेल एम बन गया। दिस इज बाइंडिंग एनर्जी। अब इसमें से हम एक्यूरेट वैल्यू ऑफ मास ऑफ द न्यूक्लियस कैसे डिटरमिन करते हैं, तो ये -MAZ इसको इस तरफ ले आए, प्लस हो गया, और बाइंडिंग एनर्जी दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो देखें मास ऑफ द न्यूक्लियस ZMP, N को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A-Z बाय Mn माइनस बाइंडिंग एनर्जी, दिस इज इक्वेशन नंबर 6। तो अब सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला इस तरह बनेगा कि ये जो इक्वेशन 6 आई है इसमें जो बाइंडिंग एनर्जी टर्म है, ये जो आपने अभी कैलकुलेट की है बाइंडिंग एनर्जी, जिसमें 5 टर्म ऐड की हैं, ये वाली टर्म यानी इक्वेशन B की ये इतनी बड़ी वैल्यूज़ यहाँ डाल दो, तो जो प्लस वैल्यू है वो माइनस हो जाएंगी और माइनस वाली वैल्यूज़ प्लस हो जाएंगी, क्योंकि ये माइनस B हैं। तो आपके पास एक लेंथी इक्वेशन बनेगी जो कि मास सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला होगा। तो यूजिंग इक्वेशन B इन 6, तो B में B से ये B की वैल्यू, ये सारी वैल्यू 6 में डालें, तो देखें -B है, तो ये पहली टर्म प्लस है तो ये माइनस हो जाएगी, दूसरी टर्म माइनस है ये प्लस हो जाएगी, ये भी प्लस, ये भी प्लस, और ये प्लस माइनस ही रहेगी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो ये एज इट इज़ रहेगी। तो जब ये वैल्यूज़ डालेंगे तो एक्यूरेट वैल्यू ऑफ मास ऑफ द न्यूक्लियस ZMP A-Z Mn। अब देखें माइनस बाइंडिंग एनर्जी, तो पहली टर्म क्या आ गई -AV कैपिटल A, दूसरी टर्म +AS A⁻2/3 प्लस होगी, तीसरी भी प्लस होगी, चौथी टर्म भी प्लस होगी, और लास्ट टर्म प्लस माइनस। होना ये चाहिए था कि ऊपर माइनस और नीचे प्लस, इस तरह ये लिखा जाएगा। दिस इज कॉल्ड सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला। इक्वेशन नंबर 7 जो है, तो इस तरह देखें आप एक्यूरेट वैल्यू ऑफ मास ऑफ द न्यूक्लियस फाइंड कर सकते हैं। तो दो चीज़ें हमने सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला में डेवलप कर ली, एक्यूरेट वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी एंड एक्यूरेट वैल्यू ऑफ मास ऑफ द न्यूक्लियस। अब सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला की अपनी एप्लीकेशंस हैं आगे। ये डेवलप हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। डेवलप हो गया, डेवलप होने के बाद इसकी अपनी एप्लीकेशंस हैं। पहली एप्लीकेशन ये है कि स्टेबल आइसोबार कैलकुलेट करता है, और दूसरी एप्लीकेशन जो है कि फिशन रिएक्शन से जो फिशन एनर्जी रिलीज होती है वो हम एक्यूरेट मैनर से कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। तो इसकी बहुत ज़्यादा वेटेज है। तो यहाँ ये लेक्चर नंबर 2 था सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूले का, ये कंप्लीट हो गया। आगे इसकी एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं। सी यू अगेन।